एक second जी. Yep, it started. So we're going to do economic development unit 9, another very important unit as all of the economic development units, because इसमें से मल्टीनेशनल्स का क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ जाता है. फॉरेन एड पे इतना कभी आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो आसान सा है, वी कैन हैंडल इट. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल एड. सबसे पहले इसमें समझते हैं फॉर्म्स ऑफ फॉरेन एड. कई शक्ल में हो सकती है. आउटराइट ग्रांट हो सकती है जो वापस नहीं करनी. लोन हो सकता है रिड्यूस इंटरेस्ट रेट पे. टेक्निकल असिस्टेंस यानी दे सेंड अस देयर यू नो स्पेशलाइज्ड पीपल. फातिमा चौधरी, अस्सलाम वालेकुम फातिमा चौधरी, बेटे आप कौन हो? मुझे बताइएगा हु आर यू, बिकॉज आई डोंट नो एनी स्टूडेंट बाय दैट नेम. फातिमा इमरान, ऑलराइट, ठीक ठीक. ओके चौधरी साहब, लेट्स स्टार्ट जी. यूनिट 9 इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 3, और फिर रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज समझेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, स्पेशली इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वाला पार्ट. आसान भी बहुत है, कोई ग्राफ्स नहीं है, कुछ नहीं है. तो सबसे पहले पहला टॉपिक कर रहे हैं जी, इंटरनेशनल एड. क्या शक्लें हैं इंटरनेशनल एड्स की, किस फॉर्म में फॉरेन कंट्रीज या डोनर्स दूसरे कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ वगैरह लोन्स देते हैं. It can take a number of forms. It may be a grant, which does not have to be returned, a loan at reduced interest rate, yeah, technical assistance. They send us their men, engineers, doctors, वगैरह, to set up a certain, प्रोजेक्ट. इस तरह भी हो सकता है, या डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि अमूमन इमरजेंसीज की सूरत में होती है, फूड एड, मेडिसिन वगैरह. एड की अंदर टाइड भी हो सकती हैं जिनमें शायद शर्तें लगी हुई हों, और अनटाइड जो विदाउट एनी कंडीशंस हों. बायलैटरल भी हो सकती है बिटवीन टू कंट्रीज, एंड मल्टीलैटरल व्हेन मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन सपोर्टिंग वन कंट्री. तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ एड वन बाय वन. ग्रांट वर्सेस लोन एट रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट. बहुत सिंपल है. ग्रांट्स आर फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट इज नॉन रीपेएबल इन नेचर. आपको वापस नहीं करना. Loan means a sum of money borrowed from another country or an international institution, financial institution, that requires repayment along with the interest. जैसे पाकिस्तान ने लिए थे. Loan at a reduced interest rate is a form of help to a developing country from a developed country or international financial institution. दोनों में क्लियर फर्क समझ आ गया? Yes, yes. Next is जी, tied versus untied aid. ये भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जी. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली. सेकेंड कॉन्सेप्ट वाले इस्लाम डे. टाइड एड वर्सेस अनटाइड एड. टाइड एड वो है जिसमें सात कंडीशंस हैं. मसलन एक ग्रांट आपको दी जाए और कहा जाए स्पेंड इट ऑन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डोनर कंट्री. जिस कंट्री ने आपको एड दी है उसी की एक्सपोर्ट्स आप खरीदें. अनटाइड इज गिवन विदाउट कंडीशंस. ठीक है. टाइड एड में कई दफ़ा पॉलिटिकल शर्तें भी होती हैं कि बी आर एल आई इन आर फॉरेन पॉलिसी एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये काफ़ी सारी बातें आपको माननी पड़ती हैं उनकी. Bilateral versus multilateral aid. नाम से पता लग रहा है. Bilateral aid is given by one country to another. In contrast, multilateral aid is the aid given by countries to international organizations. जैसे हम सब countries वर्ल्ड बैंक को, यूनाइटेड नेशंस को देते हैं पैसे, और वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करती है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ डिफरेंट पुअर कंट्रीज. तो ये हो गया जी. सो bilateral aid, when one country straightforward gives aid to another country in form of a loan or a grant or technical assistance, whatever. Multilateral is when बहुत सारे countries किसी एजेंसी को दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, यूनाइटेड नेशंस को, वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड. ये हो गया जी. चौथा है टेक्निकल असिस्टेंस वर्सेस डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. टेक्निकल असिस्टेंस बहुत सिंपली सपोर्ट्स that facilitates the preparation, financing, and execution of development projects and programs. It helps developing countries improve their capacities and make better use of their development resources. It includes capacity development, policy advice, and research and development. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल असिस्टेंस पे 2 मिनट बात करते हैं.
आपके लिए वो बाकायदा फिजिबिलिटी प्लान करते हैं। जैसे पाकिस्तान के डैम्स बन रहे हैं, तो कई फॉरेन एजेंसीज ने हमें उनका पूरा एक लेआउट दिया हुआ है कि कैसे फाइनेंसिंग करनी है आपने इसकी, ठीक है, और ठीक है, कैसे फाइनेंसिंग करनी है इसकी, कैसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना है अपने उन डैम्स को, ठीक है, उसकी इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन सारा कुछ। सो बेसिकली हमारे जैसे कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प मिलती है कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी जैसे डैम्स बन गए तो पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रिसिटी का अपना बड़ा सॉलिड सोर्स बन जाएगा, ताकि वो फ्यूचर में अपने डेवलपमेंट रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज़ कर सकें। सो पॉलिसीज़ के ऊपर भी एडवाइस करेंगे, फिजिकल, मॉनेटरी, सप्लाई साइड के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तरीके, ये सब कुछ टेक्निकल असिस्टेंस में आता है। डेवलप कंट्रीज समटाइम्स कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स भी देते हैं कंट्रीज को जो ज़रूरत में होते हैं, मसलन क्राइसिस एड, जैसे अब टर्की और इधर यमन में अर्थक्वेक आया था, तो हम सब ने उनको किया सपोर्ट, और साथ में कैपिटल गुड्स वगैरह भी डेवलप कंट्रीज भेज देते हैं। लेकिन इसमें अक्सर मसला क्या होता है, वो हमें पुराना वाला कैपिटल गुड्स भेजते हैं, या फिर कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी भेजते हैं, हमें लेबर इंटेंसिव चाहिए होती है। खैर एनीवेज, दीज आर द फोर फॉर्म्स ऑफ एड। किसी बच्चे को ग्रांट वर्सेस लोन में प्रॉब्लम, टाइड एड वर्सेस अनटाइड में, बायलैटरल वर्सेस मल्टीलैटरल में, या टेक्निकल असिस्टेंस वर्सेस डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन चारों में से किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज डू नॉट माइंड आस्किंग। मैं एज्यूम सो ये आसान सा कॉन्सेप्ट और बच्चे सारे अच्छे हो। अब जी हम देख रहे हैं, मसलन हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपने माइंड में और उसके हिसाब से इसका आंसर करते हैं। वो कहता है जी, एक स्टेटमेंट देता है लंबी सी, हाई इनकम कंट्रीज और इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक गिव एड टू लो इनकम कंट्रीज एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, explain the forms of aid, why are they given, and are they always beneficial for recipient countries। तो ये पूरा इसका आंसर है। पहले आपने एड की फॉर्म्स बता दी, यू नो ग्रांट वर्सेस लोन, टाइड वर्सेस अनटाइड वगैरह वगैरह। उसके बाद ये आ गई रीजंस फॉर गिविंग फॉरेन एड। इट माइट बी एक्सपेक्टेड दैट मोस्ट एड वुड गो टू द पुअरेस्ट कंट्रीज, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। द डिफरेंस इन कंट्रीज दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू रिसीव द मोस्ट एड एंड दोज दैट एक्चुअली डू रिफ्लेक्ट्स द रीजंस फॉर गिविंग एड, ठीक है। मसलन पहली एड की एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, रीजन टू सपोर्ट डोनर कंट्रीज इन्फेंट इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स। जो कंट्री डोनेट कर रहा है, एड दे रहा है, वो अपनी इन्फेंट इंडस्ट्री, न्यूली सेटअप सनराइज इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाह रहा है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहा है, और अपनी उन कंपनीज का कंपैरेटिव एडवांटेज बनाना चाह रहा है। तो बेसिकली दिस एड इज more for the benefit of their own companies rather than the recipient country. So tied bilateral aid may be given to promote the industry of the donor country. A government may seek to increase the growth of an infant industry by requiring the recipient country that receives the aid to spend on products from its country. For instance, the donor government may provide money for the recipient country to buy tractors. Donor government may insist that the recipient imports tractors from firms in the donor's country, even if cheaper or better quality tractors are available from firms in other countries. पहली वजह समझ आ गई जी। मैं एड दे रहा हूँ एज अ कंट्री टू अनदर कंट्री, उसे कह रहा हूँ कि भाई एड मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ट्रैक्टर्स चाहिए मुझे पता है, लेकिन ट्रैक्टर्स आपने खरीदने किससे, मेरे कंट्री की फर्म से, चाहे उससे बेहतर या चीपर ट्रैक्टर्स दुनिया में कहीं अवेलेबल हैं, आपने मुझसे ही खरीदने। सो द आइडिया इज कि अपनी सनराइज इंडस्ट्री को, अपनी न्यूली सेटअप इंडस्ट्री को सेटअप करें, अपना ग्रो करवाएं और अपना कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप कर दें। एनी क्वेश्चन जी यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन इस पहले रीजन में? एक्सेलेंट, लेट्स मूव ऑन टू इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन। टाइड एड डायरेक्टली इंक्रीजेस डिमांड फॉर डोनर्स कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, बट अनटाइड एड में आल्सो बी गिवन इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग द डोनर्स कंट्री एक्सपोर्ट। मतलब एक में तो उन्होंने शर्त लगा दी थी ना कि हमसे ही ट्रैक्टर लेने हैं। दूसरी सिचुएशन में, if aid does promote economic growth in the recipient country, it is likely to result in recipient country buying more imports. The recipient country may be more inclined to buy from the donor country's industries if good relationships have built up as a result of aid giving.
देखो, कंट्री ए कंट्री बी को एड दे रहा है, पहले ने उसने शर्त लगाई है कि अपने मेरे से ही चीज़ें खरीदनी है, वो तो ऑटोमेटिकली कंट्री ए की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, स्पेशली सनराइज इंडस्ट्रीज में। लेकिन वो शर्त नहीं भी लगाता, वो नहीं कहता कि मुझसे ही लें, लेकिन स्टिल कंट्री बी फील करेगा कि मुझे ए ने एड दी थी, इससे मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए, फ्यूचर में भी मेरी हेल्प कर सकता है, तो आई माइट एज वेल बाय फ्रॉम कंट्री ए। तो अगेन उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। Totally clear on the first reason now with the extension part as well. दूसरी काफी हिडन एजेंडा वाला है, टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. You must already be feeling that in Pakistan. A motive behind some bilateral aid is to gain political influence. A recipient government जो receive कर रही है aid may feel obliged to support the donor government in its disputes, जैसे हमने टेररिज्म वॉर में अमेरिका का साथ दिया, with another country or countries. For instance, a donor government may impose trade restrictions on another country, ठीक है, to countries, and it may put pressure on recipient country to do the same. जैसे लेट्स से अमेरिका ने ईरान के साथ ट्रेड बैन की थी, तो हो सकता है, पाकिस्तान ने नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान भी शायद प्रेशर में फील करता कि मुझे भी ईरान से ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो डोनर है वो उनसे ट्रेड नहीं कर रहा। एक किस्म का वो एक किस्म के वो जो ब्लॉक्स नहीं बनते, पावर ब्लॉक्स, वो एक कोल्ड वॉर का सिस्टम, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप गेन कर रहे हैं। एक रशियन लॉबी है, एक अमेरिकन लॉबी है, एक अब इंडियन लॉबी साथ में, समझ रहे हैं ये सारा कुछ? किसी को सेकंड में कोई कंफ्यूजन आ रही हो? वेरी गुड। नंबर थ्री जी, टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द रिसिपिएंट कंट्री। देखो, बोथ बायलैटरल यानी दो कंट्रीज के बीच में जो एड होती है, या मल्टाइलैटरल जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, किसी कंट्रीज को एड दे रही होती है, तो उसमें उन कंट्रीज को जिनको एड मिल रही है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ गवर्नमेंट में गिव एड टू अनदर कंट्री ऑन कंडीशन that it ends the use of child labor or that it reduces its budget deficit. अब देखो, आजकल हमारे ऊपर आईएमएफ ने कितनी शर्तें लगाई हुई हैं, वो कि नेक्स्ट किस्त मैं तब रिलीज करूंगा जब आप इतने टैक्सेस लगा चुके होगे, जब आप इस तरह का काम कर करके अपने अवाम को फर्दर प्रेशर में डालोगे, तब जाके मैं आपको नेक्स्ट किस्त दूंगा। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने का भी तरीका है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ले रहे हैं और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी। सबको समझ आ गया दोनों पॉइंट्स और दोनों में डिफरेंस? गुड। और आखिरी वो सिंपल सा है जी, ह्यूमैनिटेरियन मोटिव्स, ठीक है। बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एड कैन बी गिवन फॉर ह्यूमैनिटेरियन मोटिव्स, दैट इज आउट ऑफ अ डिजायर टू डू गुड। दिस मे बी द केस विद क्राइसिस एड, जैसे अभी टर्की और शाम का जल्जला था, टर्की और यमन था शायद, हाँ, टर्की एंड यमन था या शाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। Serious, serious, yeah. ठीक है जी, ये शाम था. This may be the case with crisis aid, that is aid given to save lives during natural disasters and famines वगैरह. Government and international organizations can also recognize that the development of other current countries can increase global GDP. अगर सब कंट्रीज अच्छे जा रहे हैं तो दुनिया भर का ग्लोबल जीडीपी ज्यादा होगा और इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा होगी। एक्सटर्नल शॉक्स का रिस्क कम हो जाएगा। एक्सटर्नल शॉक्स जैसे कोविड 19 होता था, आया था, जैसे आपका 9/11 अटैक्स, ये पूरी दुनिया को एक्सटर्नल शॉक, सप्लाई साइड या डिमांड साइड शॉक्स डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए भी एड दी जाती है ह्यूमैनिटेरियन मोटिव्स पे। एक तो वो कंट्री इस वक्त मुश्किल में है, दूसरा उसका इकोनॉमी का सेहतमंद होना दुनिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। सो ऑल द मोटिव्स फॉर गिविंग एड, ऑल द रीजंस टोटली क्लियर? अब मैं एक एक करके जरा और, हाँ सॉरी बेटे, ओके, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बेटे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड लोन? फॉरेन एड में ग्रांट और लोन में क्या फर्क है? अच्छा, इज ही करेक्ट? क्या मोहम्मद अली सही बात कर रहे हैं? यस मोहम्मद अली, ग्रांट रीपेबल भी नहीं होती, ठीक है, आपको मिल गई। लोन जो है विद इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ता है, ठीक है। आई एम श्योर यू न्यू, वो शायद बात नहीं कर सके आप। ये देखो पहले वाली,
Grant versus loan. Grant, financial assistance that is non-repayable in nature, जबकि loans, a sum of money borrowed from other country or international financial institutions that requires repayment along with interest. ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद मुझे टाइड वर्सेस अनटाइड एड, रायान आप बता दें टाइड एड और अनटाइड एड में डिफरेंस। हम्म, वेरी गुड। चलें, वेरी गुड, शाबाश, काफ़ी अच्छा है जी। अब मुझे बता दें, लेट्स से महिरा, डिफरेंस बिटवीन मल्टा बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एड। बायलैटरल इज, महिरा दोबारा बोलिएगा, बायलैटरल इज विद इन द कंट्री। आप कह रहे हैं, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। बिटवीन टू कंट्रीज, बाय का वर्ड जब भी आए दो के बीच में, bilateral aid is between two countries, one country is the donor, the other is recipient। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। मल्टीलैटरल क्या होती है बेटे? गुड, जब बहुत सारे कंट्रीज मिलके किसी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करते हैं, लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, और वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करती है टू अदर कंट्रीज, वो है मल्टीलैटरल। ठीक है जी। उसके बाद टाइड वर्सेस अनटाइड, टाइड भी होगी मेरे ख्याल में, रायान ने बता दिया था हमें। टाइड अनटाइड, टेक्निकल असिस्टेंस वर्सेस डायरेक्ट प्रोविजन, यामीन आप बता दें। हम्म, शाबाश। किस तरह हेल्प करते हैं? फाइनेंस, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान बना के देते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपने इस तरह एग्जीक्यूट करना है। उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी को भी डायरेक्ट करते हैं, आपको पूरा एक कैपेसिटी इंक्रीज का प्लान देते हैं, और उसके साथ टेक्निकल असिस्टेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और राइट काइंड ऑफ पर्सनल भेजते हैं। गुड। राइट जी। रीजंस फॉर एड में पहली थी टू सपोर्ट डोनर कंट्रीज इन्फेंट इंडस्ट्रीज। मैं सिर्फ नाम लिखा रहने देता हूँ, और ये मैं पूछ लेता हूँ राफे से। इसको समझाएं राफे, तसल्ली के साथ, सोच समझ के। मसलन कौन सी इंडस्ट्रीज को अपनी प्रमोट करवाना चाहें? शाबाश, इन्फेंट इंडस्ट्री, उसमें शर्त लगा देते हैं कि भाई मैं आपको ये पैसे दे रहा हूं और आपने मेरी ही इंडस्ट्री से, मतलब ट्रैक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल खरीदने, ठीक है, मतलब कंट्री बी को ट्रैक्टर्स चाहिए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, कंट्री ए ने पैसे दिए, साथ शर्त लगा दी कि मेरे से ही आपने ट्रैक्टर्स लेने। इससे उनकी जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री थी, जो कि अभी इन्फेंट थी, सनराइज थी, वो सेटल हो जाएगी, उसका कंपेटिव एडवांटेज बन जाएगा, ग्रोथ आएगी, करंट अकाउंट बेहतर होगा। लेकिन समटाइम्स बगैर टाई के भी, बगैर शर्त लगाए भी, राफे जब ये एड देंगे कंट्री दूसरे कंट्री को, तो वो क्यों उनकी एक्सपोर्ट्स खरीदेगा? मतलब शर्त नहीं लगाई कि मुझसे ही ट्रैक्टर्स लो, लेकिन यस, वेरी गुड राफे, गोइंग गुड। They'll feel obliged. Yes, the country receiving aid, even without the condition, will feel obliged कि मेरा इनसे ताल्लुक अच्छा बन गया, फ्यूचर में भी एड मिल सकती है, तो might as well buy from their industries rather than other countries। तो ये हो गया जी पहला। दूसरी रीजन फॉर गिविंग एड इज आपकी गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इसको कोई बच्चा वॉलंटरली खुद बता दे, जैसे मैंने अभी तक नहीं पूछा और क्लास में है, लाइक रमीशा, कैन यू टेल मी दिस? ओके, एनीवन एल्स टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस? किस तरह का इन्फ्लुएंस गेन करना चाह रहे हैं?
यस, बहुत अच्छे। डोनर कंट्री की जो पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड हैं, फॉरेन पॉलिसीज, जो उनके अलायंसेस हैं, जो उनके डिस्प्यूट्स हैं, उसमें रिसिपिएंट कंट्री सपोर्ट करे। एक शर्त होगी कि भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन आपने हर जगह पे, चाहे यूएन में वोटिंग हो रही है या इंटरनेशनल मीडिया पे बात हो रही है, आपने मेरी पॉलिसीज को सपोर्ट करना है, मेरा एलाय बनना है। और दूसरा इसके अंदर, टू गेन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द रिसिपिएंट कंट्रीज। इसको कोई बच्चा एक्सप्लेन कर दे। हाँ, या हमारी पॉलिसीज के बारे में कहते हैं, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी में इस तरह के चेंजेस करो। इसमें एक तो साफ सी बात है, उनको अपना लोन वापस चाहिए, तो दे वांट अस टू डू द राइट पॉलिसीज व्हिच हेल्प रीपेइंग द लोन। और दूसरे केस में कुछ ह्यूमैनिटेरियन मकासद भी हैं, तो गुड इनफ। आखिरी ह्यूमैनिटेरियन मोटिव, जैसे कोई क्राइसिस आ गया तो उसमें फूड भेज दी, मेडिसिन भेज दी, या फिर इसलिए कि भाई अगर दुनिया के कुछ कंट्रीज सफ़र कर रहे हैं तो ओवरऑल वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है, ग्लोबल जीडीपी गिर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड में कमी हो रही है, एक्सटर्नल शॉक्स आ रहे हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, तीन चार कंट्री जो कॉफ़ी बनाते हैं, उधर डिजास्टर आया हुआ है, तो उधर पूरी दुनिया में कॉफ़ी की सप्लाई का शॉक आ जाएगा। जो कंट्रीज ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उधर कोई डिजास्टर है तो पूरी दुनिया में ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी। तो इन नेगेटिव एक्सटर्नल शॉक से बचने के लिए भी ह्यूमैनिटेरियन मोटिव्स के लिए एड दी जाती है। अब बच्चों, इफेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एड, बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स, इस पे क्वेश्चन मैंने देखा था आज से कई साल पहले, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट। बल्कि सामने टॉपिक भी रख लेता हूँ ताकि आप, हाँ, इफेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एड। Aid can help recipient country to experience increase in its income per head। जैसे ही रिसिपिएंट कंट्री को एड मिली, उसका जीडीपी पर हेड बढ़ा, उसकी इनकम पर हेड बढ़ी, उससे इस एड के थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिल जाता है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, जो कि रिसिपिएंट कंट्री में पैसा कम था। सो पहली चीज, रिसिपिएंट कंट्री को डेवलपमेंट साइकिल जिसको बोलते हैं वो मिल जाता है, वर्चुअस साइकिल। यानी मोर इन्वेस्टमेंट, more productivity into human capital and through infrastructure as well, जिसके रिजल्ट में ग्रेटर आउटपुट, जिसके रिजल्ट में ग्रेटर इनकम्स, और ग्रेटर इनकम्स के रिजल्ट में फिर इन्वेस्टमेंट, वो एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन जाता है। तो जैसे ही ये एड मिलती है, डेवलपिंग कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जो उनके पास नहीं था, फाइनेंस आ गया जो एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, नई इंडस्ट्रीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे जैसे कंट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट इतना आसान काम नहीं है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, क्योंकि हमारे पास सेविंग्स कम है, अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो लेंडिंग करके मल्टीप्लायर क्रिएट करें, मनी सप्लाई बढ़ाएं। तो इन केसेस में हमारे पास एक वर्चुअस साइकिल बनने का चांस आ जाता है। इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, चाहे वो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है, फिर इंक्रीज इन इनकम्स आएंगी, फिर सेविंग्स बढ़ेंगी, फिर बैंक्स लैंड करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट, तो कंट्री खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। जिस तरह बुरुंडी नाम का एक कंट्री, 40% उसकी इनकम कहाँ से आती है? फॉरेन एड से। तो ऐसे कंट्रीज का वर्चुअस साइकिल फॉरेन एड से ही डेवलप हो सकता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। Heavy reliance on aid can have a number of disadvantages. Some forms of aid can result in countries becoming increasingly indebted। जैसे हमारा मुल्क इस वक्त increasingly उधार के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, डेटेड है, तो हमारे जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने की कोशिश में जा रहा है टू आईएमएफ। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए? क्या बचेगा मिलिट्री के लिए? क्या बचेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? Secondly, in some cases, low and middle income countries transfer more money to high income countries in terms of interest on past loans, even if given on favorable terms that they are currently receiving in aid। इस पॉइंट को महिरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो? Why do middle and low income countries end up paying a lot of money more than the original loan? ये भी ठीक है, और बताएं, और बताएं। इंटरेस्ट है ना बेटे, डिफॉल्ट शिफॉल्ट कर गए तो? यस, यस, हाँ। देखो मतलब आपने $100 का लोन लिया, आप
पे बैक करते रहे, कुछ किस्तें डिफॉल्ट की उस पर फाइनेंशियल पेनल्टीज पड़ी, अब वो भी देनी है, इंटरेस्ट भी वापस करना है, करते करते आप $100 से कहीं ज़्यादा एंड अप कर जाओगे पेइंग टू इंस्टीट्यूशंस और डेवलप्ड कंट्रीज। ये चक्कर था। Number third, G, advice given and policies suggested or imposed on low and middle income economies by international organizations such as IMF and World Bank are not always suitable given the conditions in low and middle income countries. पाकिस्तान इसको सफर कर रहा है, हमें जो वो पॉलिसीज बता रहे हैं हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, वो सिर्फ लोन पे बैक की पॉलिसीज हैं। For example, it may not be the best advice to recommend an economy to use capital intensive methods when it has a shortage of capital but has lots of labor. In addition, requiring governments to cut spending on primary education, to cut a budget deficit, या फिर टैक्सेस बढ़ाओ कि भाई हमें वापस पे बैक कर सको, उससे इकोनॉमी की डेवलपमेंट रुक जाती है और लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हार्म हो जाते हैं। समझ आ गया मेरे बच्चों, या एक बार फिर करवा दूं? भैया थोड़ा सा आपका सेकंड पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन थी, तो एक बार आज रिवाइज कर लीजिएगा इसको। समझ आ गया बाकी सबको? तो मैं आगे चलूं? जी पूछें। वर्चुअस साइकिल है बेटे, मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रोडक्टिव। देखो, इन्वेस्टमेंट की आपने ह्यूमन कैपिटल में की तो अवाम, लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई, एब्सेंटीज़म कम हो गया हेल्थ केयर अच्छी होने की वजह से। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में या मशीनरी में की, उससे भी कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इस सब प्रोडक्टिविटी के रिजल्ट में इनकम्स बढ़ी, सेविंग्स ज़्यादा की लोगों ने, सेविंग से बैंक्स ने लैंड दोबारा किया, दोबारा फर्म्स इन्वेस्टमेंट, सो एक वर्चुअस साइकिल आ जाता है एड के थ्रू। और एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, let's move on to the most important topic of this unit, role of multinational companies and foreign direct investment, important साथ लिखा हुआ आपके स्पेसिमेन पेपर में भी आया था। और मुझे बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है कि समथिंग या ये, या डिस्कस इफ जीडीपी इज अ गुड मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा मुझे लगता है या पॉलिसीज से आएगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट से, टाइम विल टेल, बट मैं गेस भी आपका बना रहा हूँ, मुझे लगता है इनमें से आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट विद रोल ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, एंड FDIs, foreign direct investment। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। What is a multinational company? A firm that operates in more than one country, has its headquarter in its home country, but has operational branches, factories वगैरह in more than one country। मल्टीनेशनल होने के लिए एक्सपोर्ट करने वाली फर्म मल्टीनेशनल नहीं है, आपको दूसरे कंट्री में जाके प्रोड्यूस करना है, ऑपरेट करना है, सर्विस प्रोड्यूस करनी है या गुड प्रोड्यूस करनी है। लार्जेस्ट मल्टीनेशनल दुनिया की, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेना, ये एप्पल, हुआई, हुआवे, सॉरी, सैमसंग, टाटा, टोयोटा वगैरह। खैर दिस इज जस्ट टू ऐड क्वालिटी। इनकी एक्टिविटीज के थ्रू जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं लो इनकम इकोनॉमीज को, मिडिल इनकम इकोनॉमीज को, उससे क्या है, कैसे आती हैं? ये आके अपने यूनिट सेटअप करते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन यूनिट्स को आके खरीदते हैं, तो उसके रिजल्ट में कैपिटल फ्लोज आती हैं हमारे मुल्कों में, बाहर के मुल्कों से, जो मल्टीनेशनल लेके आती है, कैपिटल फाइनेंस लेके आती है। उसके बाद जी, इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज नहीं करना। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसको याद है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या थी जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ते थे? शेयर्स वगैरह। इसमें शेयर्स वगैरह की बात नहीं है, वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, ठीक है। लो इनकम एंड सम मिडिल इनकम कंट्रीज लैक सेविंग्स टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट ट्रैप आया होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे ही आती है, इस शॉर्टफॉल को दूर करती है। वो आके यहाँ पे कैपिटल इक्विपमेंट खरीदेंगे, हमारी रोड्स वगैरह कुछ बना देंगे अपने काम के, अपने मकसद के लिए, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा जी, वो यहाँ पे आके बड़ी जल्दी से ग्रो करती हैं, ठीक है, बिकॉज मल्टीनेशनल्स हैं, ऑलरेडी पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही थी, यहाँ से बैठ के एक्सपोर्ट्स भी करती हैं, टैक्स भी पे कर सकती हैं, तो ऑल ऑफ दैट विल बेनिफिट द कंट्री व्हेन मल्टीनेशनल्स सेट इन। अब थोड़ा सा हम इनके बेनिफिट्स को देखेंगे और फिर इसके प्रॉब्लम्स को। I would want you guys to one by one explain these benefits. पहला वाला रायहान आप कर दें, may bring in up to date technology which local firms can copy। किस तरह की टेक्नोलॉजी लाते हैं? कोई नाम लीजिए, बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़े हुए हैं, डिफरेंट फॉर्म।
मसलन कौन से, कोई नाम लें? यस, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, फ्लो लाइन टेक्नोलॉजीज। उसकी वजह से हमारी लोकल फर्म्स उनको कॉपी करेंगी। ये सारे प्रोसेसेस हम उनसे सीख लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता होता हूँ, नेस्ले ने हमें मिल्क चिलिंग सिखाई। हम पहले मिल्क को पैस्चराइज करते थे, बहुत वार्म करते थे ताकि गर्मी वाले जरासीम मर जाएं, फिर बहुत ठंडा करते थे ताकि ठंड वाले जरासीम मर जाएं। मेस्ले ने कहा खास लेवल पे चिलिंग करो, दोनों जर्म्स मर जाएंगे, तो उसके थ्रू हमारी कॉस्ट आधी होगी। सेकंड वन, महिरा आप एक्सप्लेन करें मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड न्यू आइडियाज विच लोकल फर्म्स कैन कॉपी। सेम चीज़ है लेकिन थोड़ा सा एंगल फर्क है। मैनेजमेंट टेक्निक कौन से लेके आते हैं, आइडियाज कौन से लेके आते हैं? थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज को पुल करें, जापानीज मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ सिखाया होगा। जेआईटी, जस्ट इन टाइम, कैम्बैन, केजन, ठीक है। ये नई टेक्निक्स आपको आके सेल प्रोडक्शन वगैरह आके सिखाते हैं, तो इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हो आप। यामीन नंबर 3 आप एक्सप्लेन करें। परफेक्ट। जब यहाँ आते हैं तो जॉब्स क्रिएट होती हैं लेकिन अनस्किल्ड किस्म की। हाई स्किल्ड जॉब्स के लिए वो वर्कर्स अपने घर से लेके आते हैं और नॉर्मली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, तो इतनी कोई ज्यादा मैस जॉब क्रिएशन नहीं होती। ट्रेनिंग ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इज क्वाइट सिंपल। हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट? बहुत अच्छे, शाबाश राफिज, आगे। बहुत अच्छे, और साथ में उनकी स्किल्स, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत यूनिक हो जाते हैं। वेरी गुड। कंट्रीब्यूट टू कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, एनीवन? इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का ये कैसे इंप्रूव करवाती हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे नेस्ले ने आपके विलेजेस के अंदर एक प्रॉपर नेटवर्क बनाया हुआ है, एक ऐप डेवलप की है, और वहाँ पे स्पेशली जाके टावर्स लगाए ताकि मोबाइल फ़ोन्स पे इंटरनेट के सिग्नल्स आएँ, और फिर वो एक-एक जो इंडिविजुअल हैं फार्म्स, उनसे जाके दूध कलेक्ट करते हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत रोड्स भी बनाई हैं। मेनली उन्होंने वहाँ पे आईटी और कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया। तो ये चीज़ें अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया। आई वोंट वांट यू टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। विल improve balance of capital and financial account of host companies country when they bring capital and financial inflow। जब ये पहली दफा आके सेटअप होंगी तो कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट में इनवर्ड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो सकता है। करंट अकाउंट भी हमारा बेहतर हो सकता है क्योंकि अक्सर ये यहाँ से बैठ के हमारे नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये होम कंपनी स्टेटस होता है इनका, तो हमारी एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू बढ़ता है। इसके अलावा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट को इसलिए भी इम्प्रूव करते हैं क्योंकि कई चीज़ें जो पहले हम इनकी बाहर से मंगवा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, अब नेस्ले, यूनिलीवर यहीं आ गए हैं, तो हम यहीं पे लोकल चीज़ें खरीदेंगे, तो इंपोर्ट बिल्स भी कम हो जाएंगे। लेकिन आई बिलीव देयर डिसएडवांटेजेस आर हेवियर। Multinationals may not create higher employment and higher incomes if they replace domestic firms। आके कई डोमेस्टिक फर्म्स को आउट ऑफ बिजनेस कर देंगे तो क्या जॉब्स क्रिएट हुई, क्या हायर इनकम्स हुई? They often deplete your non-renewable resources like oil, gas, फर्नीचर के लिए IKEA जैसी कंपनीज ने रेन फॉरेस्ट उड़ा दिए। मे क्रिएट पोल्यूशन, बहुत एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करते हैं बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द रेगुलेशंस, बिकॉज जो रेगुलेशंस अपने कंट्रीज में इनके ना बड़े सख्त हैं पोल्यूशन के बारे में, एमिशंस के बारे में। हमारे यहाँ पे या रूल्स नहीं है या एप्लीकेशन नहीं है, गवर्नमेंट इनसे डरती है, तो ये यहाँ पे ठीक ठाक एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करते हैं। दे मे कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, जीडीपी वगैरह बढ़ता है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस, रिसोर्सेज उड़ा गए, पोल्यूशन कर गए, तो सस्टेनेबिलिटी कम हो जाती है, हमारा फ्यूचर कंपैरेटिव एडवांटेज कम हो जाता है। दे मे ऑल्सो सेंड मोस्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स बैक टू देयर होम कंट्री एंड मे वर्सन करंट अकाउंट बैलेंस। सिंपली इजी टू अंडरस्टैंड। साथ में जी अक्सर ये रॉ मटेरियल्स वगैरह बाहर से मंगवाते हैं, उससे हमारा करंट अकाउंट बैलेंस खराब भी हो सकता है।
हाई पेड जॉब्स के लिए स्किल्ड वर्कर्स, कंट्री मैनेजर्स वगैरह वो अपनी कंट्री से ही लेके आते हैं, हमारी जॉब्स नहीं क्रिएट होती इस तरह। Their mobility and considerable economic power means that they often negotiate favorable tax breaks, exemption from some environmental laws. लोकल गवर्नमेंट्स को प्रेशर डालते हैं कि भाई हम चले जाएंगे यहाँ से अगर आप हमें इतने साल का टैक्स ब्रेक नहीं देते या हमें environmental laws पर रिलैक्सेशन नहीं देते। Lastly, जी, some of the products they sell may not improve living standards because वो अपने घरों में उनकी सिगरेट्स वगैरह की डिमांड कम हो रही है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो वो पूरा टोबैको यूरोप और उधर की बजाय हमारे कंट्रीज में उन्होंने एशियन एंड अफ्रीकन इकोनॉमीज में डंप कर दिया। अब इसकी अगर हम इवैल्यूएशन करें तो multinationals do bring economic growth to countries where they set up, and they do bring short run benefits in terms of material welfare. But if we talk about living standards and sustainability, they cause more harm than good, and they one day ultimately leave, causing mass employment in the country. पास्ट पेपर क्वेश्चन सारे तकरीबन एक जैसे हैं। इसका मैंने आपको एक आंसर बना के भेजा हुआ है। शैल आई शो यू दैट आंसर? ये सबको पता है कहाँ पे है हमारे आंसर में, और एक स्केच देख ही लेते हैं। मैं ख्याल उसके अंदर मैंने मार्क्स स्कीम लगाई हुई है जो 23 का पेपर आया था, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्या हमें रिक्वायर्ड है। राइट जी, राइट राइट राइट, वेयर आर माय आंसर्स? ये आ गया। तो इसको हम जल्दी से पहुंचते हैं मल्टीनेशनल्स पे। या बिल्कुल सही जगह पहुंच गया हूँ जी। ये देखिए, assess the contribution of FDI, foreign direct investment, to improve the standard of living in low income countries. सबसे पहले नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के आपके 14 मार्क हैं। की टर्म से स्टार्ट कीजिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, मल्टीनेशनल्स होती क्या है, एग्जांपल्स दें, जैसे टाटा, यूनिलीवर, नेस्ले की आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं नोट्स में। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से क्या मुराद है, एक छोटा सा पैराग्राफ इस पे लिखें। रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ कंट्री, not just the incomes and material welfare, but also education, healthcare, spiritual well-being, low crime rate, good environmental, environment, वो सारा कुछ। फिर उसके बाद low income countries, which usually have low real GDP per capita, low education and literacy rates, low healthcare, and high infant mortality, etc., high dependency ratios। तो इस तरह करके आपने स्टार्ट करना है। फिर हम why they're good and why they're not, जब आप बताएंगे क्यों अच्छे हैं आपकी नॉलेज के मार्क्स सारे होंगे। जब बताएंगे क्यों अच्छी नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड्स हमारे खराब करती हैं, वो आपकी इवैल्यूएशन काउंट होगी। एंड पे 2-3 मार्क का कंक्लूजन। तो ये मार्क्स की नहीं बहुत आसान है, जरा जल्दी से इसको देख लेते हैं। FDI इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूजली बाय मल्टीनेशनल्स, ठीक है। तो उसने सबसे पहले वही बात की कि FDI होती क्या है, राइट जी, in countries abroad. This type of investment would normally bring in fixed capital such as machinery and building factories, वो CAD, CAM, वो सब कुछ जो हमने बात की। Key characteristics of low income countries would be low levels of productivity, high dependency ratio, low GDP per capita, significant dependence on primary sector. Low living standards are generally associated with high poverty levels, inequality, poor housing, education and health, rapid population growth. An improvement in living standards is very closely linked with an improvement in economic performance. अब वो आंसर कर रहे हैं। An improvement in economic performance is measured by increases in GDP per capita and changes in productivity, which enable changes in GDP to be achieved. FDI mainly take place in secondary sector, manufacturing sector of a country. और वो क्या क्या लेके आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, नई फैक्ट्रीज बिल्ड करते हैं, वर्कर्स को ट्रेन करते हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम वगैरह बढ़ते हैं, रियल वेल्थ क्रिएट होती है, हायर लेवल ऑफ टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है, जो गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह पे लगा सकती है, हाउसिंग पे लगा सकती है। इससे सारी ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। However, over-reliance on FDIs by a low-income country might mean neglecting more important domestic macroeconomic policies, which might have a negative impact. एक second जी, which might have a negative impact on country's future sustainability. यहाँ पे कहीं था, oops, या ये इन्होंने बहुत कम लिखा है, हम इससे बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इवैल्यूएशन में देखो उनके नुकसान, लेकिन इसने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हवाले से भी साथ बात की है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करना पड़ रहा है। द लिंक्स बिटवीन increase in foreign direct investments in GDP and increase in living standards are not clear. Sometimes labor is exploited by multinational companies in low income countries, child labor वगैरह करवाते हैं,
लो पे करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ एमएनसी प्रॉफिट माइट बी रिपैट्रिएटेड या सेंट बैक टू द होम कंट्री. हायर स्किल्ड वर्कर्स माइट नॉट बी प्रोवाइडेड सेपरेटली बाय एमएनसी. वो अपने खुद ले माइट बी प्रोवाइडेड सेपरेटली बाय एमएनसी, अपने घर से लेके आ जाते हैं. Therefore, training of the local population does not take place. In some cases, it has been argued that multinationals extract key resources and then leave, जैसे ऑयल वगैरह, रेन फॉरेस्ट वगैरह कई कंट्रीज के इन्होंने ख़त्म किए और वहाँ से चले गए. इट इज़ नॉट सर्टन दैट गवर्नमेंट विल यूज़ द इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू इन हेल्थ एंड एजुकेशन. गवर्नमेंट के पास डेवलपिंग कंट्रीज के इतने खर्चे होते हैं, इतने लोन्स होते हैं, वो अक्सर उसको या खा पी जाते हैं या ज़ाया कर देते हैं. A government in low income economy has to decide whether to allow FDIs into their economy, which might produce short term benefits but result in long term consequences of resource depletion in long run. It is very difficult to measure changes in living standards. हमें सिर्फ जीडीपी नहीं, हमें एच टी आई वगैरह न्यू म्यू भी यूज करना है. इन कंक्लूजन अब सिर्फ ये दो मार्क रह गए कंक्लूजन के तीन. It is clear that there is a potential role for FDIs to improve living standards, but this will depend on many factors which have been referred to above, some of which might have an overall negative impact. ठीक है जी. Also, it is very important to ensure that appropriate measure of living standard is used, one which does not focus entirely upon increase in access to material good and services. बच्चों समझ आ रहा है क्वेश्चन, इसकी ओवरऑल स्केच? सबको है, इसका मतलब है कि इस पे ग्रिप एक बार ये लिख के कर लो ना तो आपका बड़ा आसानी हो जाएगी फॉर योर एग्जाम्स. इंशाल्लाह अगर ये आया तो आप बड़े अच्छे स्कोर कर जाओगे जी. एनी, मैंने अभी बोला है थोड़ी देर पहले बेटे, ये एफ डी आईज डिस्कस इफ जी डी पी इज अ गुड मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड की वेरिएशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज अक्सर यही आते हैं. इस दफ़ा भी इनका ज़्यादा चांस लग रहा है मुझे. और दूसरा मुझे लग रहा है या पॉलिसीज में से या फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो नया टॉपिक ऐड हुआ है ना, एक्सचेंज रेट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस पर क्वेश्चन आएगा. बाकी अल्लाह को बेहतर पता है. ग्लोबलाइजेशन को भी जरूर देखिएगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो नया ऐड हुआ है. ग्लोबलाइजेशन के कई एंगल्स हैं. एमएनसी सिर्फ नहीं है, उसमें बहुत कुछ है. फ्री ट्रेड भी है उसके अंदर, फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी है, आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी भी है, बहुत कुछ है उसके अंदर. एब्सोल्युटली. वो मैं इंशाल्लाह उस पर काम कर रहा हूँ, आजकल में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह. जी एनी अदर क्वेश्चंस? चले जी. सप्लाई साइड, एक बच्चे को मैसेज जवाब दे रहा था. चलिए अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ एंड लेट्स जस्ट चिल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर